हम तो चाहते हैं कि उनके साथ दोस्ती हो, लेकिन दोस्ती हो नहीं पा रही और उसकी वजह उनकी जिद है। ऑन द फेस ऑफ इट, इट्स अ गुड स्टेप कि इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हम भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हमें ये मीटिंग नहीं मांगनी चाहिए। ये कहना चाह रहे थे कि वो जो एक्रोमिनी एक हुई थी गोवा में हमारे दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान, उसके बारे में उनकी नदामत थी कि उस किस्म की बात वो नहीं करेंगे। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये मैदान जो है खुला जो है वो छोड़ दिया जाए चीन के हाथ में और रूस के हाथ में भी। तो यानी भारत को भी एहसास है कि ये फोरम अहम है और इसमें कुछ अहम बातें डिस्कस होंगी और इस किस्म के वाकयात की इजाज़त हम नहीं दे सकते। एससीओ की जो ये मीटिंग है, पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो एससीओ की समिट है, इसमें एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान की तरफ से मैसेज दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आजकल दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर और इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, अगले चंद रोज़ में दुनिया की बड़ी अहम शख्सियात इस्लामाबाद का रुख कर रही हैं और बड़े अहम फैसलों की तवक्को है। एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रहा है और इसको समझने के लिए इसके क्या मुज़मरात हैं, क्या अहमियत है, मैंने दावत दी है एम्बेसडर मसूद खालिद को कि वो हमसे इस पर बात करें। एम्बेसडर मसूद खालिद साहब को आप सब जानते हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं, बहुत ही एक वसी तजर्बा रखते हैं सफारतकारी का। चीन में बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं और अब रिटायरमेंट के बाद भी आलमी हालात पे और दाखिली अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं और गाहे गाहे हमें अपने तजर्बात और ख्यालात से मुस्तफ़ीद करते रहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं सवाल की तरफ आऊँ, अगर मुख्तसरन अपने नाजरीन की याद दहानी के लिए मैं बताता चलूँ कि ये जो शंघाई ताउन तंजीम है, ये 1996 में 1996 में शंघाई 5 के नाम से शुरू हुई थी और चूंकि वो शंघाई में उसका एलामिया जारी हुआ और 5 मुल्क थे तो उसको शंघाई 5 का नाम दे दिया गया। लेकिन फिर 2001 में जब इसमें दूसरे मुल्कों की शिरकत शुरू हुई तो फिर इसका नाम तब्दील करके इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या शंघाई ताउन तंजीम का नाम दे दिया गया और अब तक इसमें 9 ममालिक जो हैं वो शरीक हो चुके हैं। इस वक्त जो मेंबर हैं उसमें पाकिस्तान, चीन, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ईरान आखिरी जो लास्ट ईयर रुकन बना था और पाकिस्तान और भारत जो है वो 2017 में इस तंजीम के रुकन बन गए थे। तो ये इस लिहाज से एक बड़ी अहम तंजीम है। इसमें 3 ममालिक हैं जिनका ऑब्जर्वर स्टेटस है, बेलारूस, अफगानिस्तान और मंगोलिया। और बेलारूस के तो रुकनीत का मामला भी मेरा ख्याल है करीब पहुंच चुका है, हो सकता है इसी इजलास के अंदर उसका ऐलान हो जाए और शायद आगे भी वसअत की बात हो। इसके अलावा कुछ 14 के करीब डायलॉग पार्टनर्स हैं इस तंजीम के। तो खासी एक वसी तंजीम है और इसलिए बहुत से ममालिक के मंदबीन, अहम शख्सियात और हकूमती सरबराहान जो हैं वो इस इजलास में शिरकत के लिए आएंगे। और 15-16 तो ज़ाहिर है सरबराहान हुकूमत का इजलास होगा, लेकिन उससे पहले 3 रोज़ जो है वो 11 से 14 जो है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो उनका इजलास होगा। तो मैं सर आगाज़ में अगर आपसे अहमियत पे आने से पहले मुख्तसरन ये पूछूं कि ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स काउंसिल, ये कौन लोग हैं और इनका क्या काम है इस सब में?
जी शुक्रिया। देखिए, आपने तारुफ तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बखूबी करा दिया है। तो कोई ख़ास ऐड करने वाली बात नहीं है। 1-2 इन्फॉर्मेशन बिट्स हैं जो मैं ऐड कर दूँ। पाकिस्तान तो 2005 से ऑब्ज़र्वर था और उसको तकरीबन 12 साल लगे मेंबर बनने में। हमने अपनी जो रुकनियत थी एससीओ की, वो 2017 में इख्तियार की। अब एक और जो इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इससे लगाइए इस ऑर्गेनाइज़ेशन का। इस वक़्त 19 ममालिक जो हैं, वो इसकी रुकनियत के लिए ख्वाह हैं। यानी कि उन्होंने फॉर्मली और इनफॉर्मली अप्लाई किया हुआ है कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने और उसमें ख़ास से अहम ममालिक शामिल हैं। उनमें हमारे बड़े दोस्त हैं, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे सऊदी अरब है, टर्की है और भी हैं, गालिबन कतर भी है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये देखिए कि यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काफ़ी अहमियत इख्तियार करती जा रही है। देखिए, एससीओ के 2 हाईएस्ट बॉडीज़ हैं। एक है एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट, जो कि हर साल मिलती है। इसका पिछला इजलास जो था वो कज़ाकिस्तान में हुआ था, शायद जुलाई में, जिसमें ये हाईएस्ट लेवल फोरम है एससीओ का, जिसमें टॉप लीडर्स जो हैं वो मेंबर ममालिक के शिरकत करते हैं। और ये जो जो इजलास हमारे यहाँ होना जा रहा है, ये सेकंड हाईएस्ट फोरम है, जो कि नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर के लेवल के ऊपर अटेंड किया जाता है। यानी कि दिस इज द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, ये एक रिवायत है। नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं ये सारा साल काम करते हैं और जो भी एससीओ की एक्टिविटीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, बजट्स हैं, इसके फाइनेंसेस हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स हैं, इसकी मेथोडोलॉजी है, वर्किंग मेथोडोलॉजी, उसके ऊपर नेशनल कोऑर्डिनेटर्स जो काम करते हैं। तो लिहाजा ये समिट्स यानी कॉन्फ्रेंस से 2-3 दिन पहले ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स मिलेंगे और जो काम इन्होंने इस साल के अंदर किया हुआ है प्रेपरेटरी वर्क, उसको ये फाइनलाइज करेंगे, जिसकी आउटकम जो होगी वो इजलास के बाद जो उसके खिताब पे जो एलामिया जारी होगा, वो एक किस्म की नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की काविश हो, एक किस्म की क्या बल्कि काविश ही उनकी होगी। उसको जो है वो फिर मंजूरी उसकी जो है वो जो मेंबर ममालिक के वज़राए ख़ारजा हैं और ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो कि लीड करेंगे अपने डेलीगेशंस को, वो उसकी मंजूरी देंगे। तो ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की अहमियत है और उनके काम की जो अहमियत है वो मैंने वाज़ेह करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर। तो इसका मतलब जो बात समझ में आती है कि वो 15-16 की अहमियत तो अपनी जगह, लेकिन बात तो समझे शुरू हो गई। ये भी सब अहम लोग होंगे और ये गैर मुल्की जो मंदूबीन हैं, ये तो अब समझे आना शुरू हो गए 9-10 से, और ये अब कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम तक जो है वो शायद 17-18 तक। तो ये तमाम दिन जो हैं ये बड़े अहम होंगे पाकिस्तान के इमेज के हिसाब से, पाकिस्तान की रेपुटेशन के लिए, अमन आमा के हिसाब से, क्योंकि इस वक्त वो सारा प्रेस, जैसा कि मैंने कहा, वो दुनिया का, उनकी नज़रें लगी हुई हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। और इस दौरान में अभी हमने पिछले हफ्ते देखा कि कुछ थोड़ी सी जो है माहौल में कशीदगी भी रही, बदअमनी, फिर वो एक अलमनाक सानिया जो है वो कराची में भी हुआ। उम्मीद है कि अब आगे नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक थोड़ा सा सियासी अदम इस्तेहकाम तो है और कुछ हुकूमत पर भी दबाव है। तो एक तो ये हालात हैं। दूसरा, अगर हम इलाकाई तनाजुर में देखें तो हमें नज़र आता है कि उधर भी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, ख़ास तौर पे हमारे इमीडिएट मगरिब के अंदर। एक तो वो गज़ा में नस्ल कुशी जो है वो 1 साल उसको भी मुकम्मल हो गया, और वो अब आग फैलती जा रही है, और वो अब ईरान और इसराइल के दरमियान भी जो है वो एक जंगी कैफियत बनती जा रही है। इसके अलावा अगर हम बैनुल-अक़वामी तनाजुर देखें तो वहाँ पर भी एक वो ताकत का तवाज़ुन जो है वो बदल रहा है। मगरिब से मशरिक की तरफ अमेरिका और चीन के दरमियान जो है एक कोल्ड वॉर की कैफियत है, सर्द जंग चल रही है। और बहुत सी नई सफ़बंदियाँ, अगर मैं कह सकूँ तो वो
हो रही हैं और मेरा ख्याल है आने वाले माहो साल में जो है वो मज़ीद उनमें तेज़ी आएगी। इस माहौल के अंदर इस इजलास की अहमियत और फिर इस्लामाबाद में इस इजलास का होना, इसको आप किस तरह देखते हैं? आपने रीजनल और इंटरनेशनल सिचुएशन का बहुत अच्छा अहाता किया है। मैं उसमें कोई ख़ास चीज़ ऐड नहीं करना चाहता। बिल्कुल यही पस मंज़र है और यही दुनिया में कशीदगी है और यही हिजान है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। देखिए, पहले तो बात कर लें कि पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि जब से हम मेंबर बने, ये पहला मौका है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा इवेंट जो है वो होस्ट करने जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ एससीओ। तो ये एक तो हमारे लिए ये बड़ी एजाज की बात है, हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि एक ही वक्त में तकरीबन 9 से 10 ममालिक के सरबराहान, और आपको पता है कई ममालिक में जहाँ के सिस्टम, जैसे हमारा सिस्टम है कि प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड, तो कई प्रेसिडेंट। ममालिक में जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही इज द नंबर वन लीडर ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, तो वो सब यहाँ मौजूद होंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी एजाज की बात है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको जो कि हमारी एक ट्रेडिशन है कि हम बड़े मेहमान नवाज हैं, हम बड़े अच्छे अपने मेहमानों का ख्याल करते हैं। ये हमारी रिवायत है, ये हमारी इस्लामी रिवायत है, ये हमारी कल्चरल एक ट्रेडिशन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यही अंदाज अपनाया जाएगा और हम इनकी जो है मेहमान नवाजी करेंगे। जो हमारे मोअज़्ज़ज़ लीडर्स जो हैं, मेहमान आ रहे हैं बाहर से, तो वो तो एक एस्पेक्ट है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा ऑर्गेनाइजिंग, इसको ऑर्गेनाइज करना भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट, यानी कि एक जो है एक्टिविटी है और एक टास्क है, मैं कहूँगा हुकूमत के लिए। सिक्योरिटी का पहलू अपनी तरफ है, लेकिन इसको ये कि हर चीज़ स्मूथली जो है ये हो जाए, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग अच्छी हो जाए, उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग बड़ी अच्छी हो जाए, उसके बाद जो मेन कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी अच्छी तरह हो जाए। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनली भी इसको देखना है ना, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ये मीटिंग्स होंगी, मुख्तलिफ वेन्यूज पे ये मीटिंग्स होंगी, वहाँ सिक्योरिटी का प्रोवाइड करना, वहाँ उनको लुक आफ्टर करना, वहाँ वफूद को लेके जाना, ये सब लॉजिस्टिक्स में आते हैं। ये एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग होती है जो कि हमने खुद भी एक्सपीरियंस की है जब हम सरकार में थे। तो ये इस वक्त जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसका सेंट्रल काम ये है कि इस दूसरे इदारों के साथ, दूसरी मिनिस्ट्री के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ एक मुनज़्ज़म तरीके से इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करे और इसका इनकाद हो। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू यह है कि देखिए, शंघाई कोऑपरेशन की अपनी अहमियत क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके जो रूहे रवां हैं वो चीन और रूस है, और चीन जो है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बहुत बड़ा रोल है उसका दुनिया के हालात में, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। तो चीन जो है इसको स्टीयर कर रहा है और रूस जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये दो बड़े प्लेयर्स हैं। बाकी मेंबर स्टेट्स हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है। तो अब आप ये देखिए, अगर पाकिस्तान का जोग्राफी देखें, जोग्राफिया देखें, तो आपको खुद ही इस ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत का अंदाजा हो जाएगा कि चीन हमारा नेबर है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, ईरान हमारा नेबर है, अफगानिस्तान हमारा नेबर है, और रूस हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड में है। तो आप ये देखिए कि खित्ता कितना अहम है, और जो हालात यहाँ पर बन रहे हैं और जो सख्त, जो आपने कहा सब बंदियां हो रही हैं, उसके तनाजुर में इस ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत और बढ़ गई है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, पहले जब ये कंसीव हुई थी या बनाई गई थी, तो उस वक्त चूंकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था, तो उस वक्त जो मेन इसका महवर था, मेन इसका फोकस था कि इस खित्ते को, यानी कि चीन रूस मिलके और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में किसी किस्म की बदअमनी ना हो, उनके बॉर्डर्स जो हैं वो स्टेबल रहें आपस में, और कोई इंसरक्शन ऐसी ना हो या कोई ऐसी मिलिटेंसी ना हो, कोई टेररिज्म ना हो जो कि उनके अंदरूनी हालात पर असरअंदाज हो। इसलिए ये बनाई गई थी। टू दैट्स व्हाई सेड के इट्स मेन टास्क इज टू कॉम्बैट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। और आपको पता है कि एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है इसके लिए मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया है एससीओ का, जो कि शंघाई में कोऑपरेशन करता है, जो काम करता है, और वो मेंबर स्टेट्स के दरमियान ताउन, कोऑर्डिनेशन ऑन काउंटर टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, ये सारा उसका मिशन है और ये मैंडेट है। तो ये था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये एहसास पाया गया कि अब सिक्योरिटी तो ठीक है, एक
टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि सिक्योरिटी के बगैर तो बाकी बातें नहीं चल सकती। लेकिन अब इकोनॉमिक प्लेटर को भी इसमें शामिल किया जाए। तो अब एससीओ बड़े इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर काम कर रहा है। उसमें एनवायरनमेंट है, उसमें टेलीकम्युनिकेशंस है, कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। और उसके लिए खासे बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कुछ शुरू किए गए हैं और कुछ पाइपलाइन पे हैं, कुछ अंडर कंसिडरेशन है। तो ये देखिए इसके जो पिवट्स हैं वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, उसके उस महवर में एससीओ काम करे। तो जाहिर बात है पाकिस्तान भी अपनी फॉरेन पॉलिसी का पिवट जो है वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ करना चाह रहा है कि जियो पॉलिटिक्स तो डिटरमिन करती है, दोनों इंटरलिंक्ड है, जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम खित्ते में ट्रेड के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए, कनेक्टिविटी के जरिए हम अपने ताल्लुकात को आगे लेके चलें इन रीजनल कंट्रीज के साथ। हम अपनी तिजारत बढ़ाएं, हम इनसे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आएँ, और जहाँ जहाँ मुश्तरका मफादात कन्वर्ज करें वहाँ हम बेनिफिशियल पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करें। ये अहमियत हुई। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का जो टेररिज्म की वॉर थी उसमें इतना बड़ा तजुर्बा है, गो कि हमारा बेइंतहा माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ हमें, और हम अब भी देखिए फेस कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे खित्ते में जो पाकिस्तान का तजुर्बा है टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में वो किसी और मुल्क का नहीं है। तो जो सेंट्रल एशिया, जो ये एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं, ये भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, ये भी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान से टेररिज्म के, काउंटर टेररिज्म सिटी के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या लर्न कर सकते हैं। और उस सिलसिले में आपको पता है जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होती हैं और मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। तो ये एक और बड़ा अहम पहलू है एससीओ कोऑपरेशन का, जिसमें पाकिस्तान एक की रोल प्ले कर रहा है। फिर जो हमारा एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप रहा है अफगानिस्तान के साथ और है, उस कॉन्टेक्स्ट में भी एससीओ मेंबर स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं और पाकिस्तान के रोल की अहमियत को समझते हैं और रिकग्नाइज करते हैं। पांचवा पहलू जो मैं कहूँगा पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे जो, देखिए आप इस खित्ते में ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ मजहबी, लिंग्विस्टिक, एथनिक, कल्चरल टाइज हैं हजारों सालों से। तो वो हमें ये मौका मिलता है, ये प्लेटफॉर्म हमें ये मौका फराहम करता है कि हम पीपल टू पीपल बॉन्डिंग पे काम करें, कल्चरल इंटरेक्शन को और मजबूत बनाएं, गुडविल पाकिस्तान के लिए पैदा करें। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस फोरम के जरिए हम अपना नुक्ता नज़र जो है वो इन तमाम ममालिक को पहुंचाने में कामयाब होते हैं। अब देखिए बेसिकली तो ये मल्टीलैटरल फोरम है, कॉन्फ्रेंस होगी, तकारीर होंगी, पॉलिसी स्टेटमेंट्स आएंगे, लेकिन ऑन द साइड लाइन्स बायलैटरल मीटिंग्स भी होती हैं। वहाँ मसलन मुख्तलिफ ममालिक के साथ हमारी बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी लीडर्स की। तो उसमें जो बाहमी ताल्लुकात है, बायलैटरल कोऑपरेशन है, उसका जायजा लिया जाता है। तो इसका बड़ा फायदा हो जाता है। और जहाँ जो हमारे इश्यूज हैं जिनमें हम समझते हैं कि इन कंट्रीज को, अपने पड़ोसी ममालिक को, इन दोस्तों को हमें फ्रॉम टाइम टू टाइम वी नीड टू सेंसिटाइज देम, वी नीड टू मेक देम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज पाकिस्तान्स पर्सपेक्टिव, वो हमें एक मौका मिलता है कि हम इनको बताएं और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, आपने बिल्कुल ये बड़ा अच्छा फरमाया कि जो फॉर्मल जो मीटिंग्स वगैरह हैं, तकारीर हैं, उनके अलावा साइडलाइन पर भी जो है वो मुलाकातें होंगी और अक्सर वो भी बहुत अहम होती हैं। तो इसमें अब हमारा एक दोस्त जो है और पड़ोसी भारत, वो जाहिर है कि वो मोदी साहब तो तशरीफ़ नहीं ला रहे, लेकिन उन्होंने बताया है कि उनके वज़ीर ख़ारजा जो है जयशंकर साहब, वो तशरीफ़ लाएंगे और वो जो है इस इजलास में शिरकत करेंगे। तो ये बताइए कि एक तो वो उनका आना ही, वो एक अरसे के बाद, मेरा ख्याल है कोई 9 साल के बाद जो है इस लेवल का कोई शख्स जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। तो ये कितनी बड़ी बात है आपकी नज़र में, और इसका पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर क्या असर पड़ने की तवक्को है? कोई बर्फ पिघलेगी, या जिस तरह उन्होंने पहले ही बयान दे दिया है कि वो बस वो फॉर्मल मीटिंग की हद तक रहेंगे और चले जाएंगे? इस पे फरमाइएगा। देखिए हम तो चाहते हैं कि उनके साथ दोस्ती हो, लेकिन दोस्ती हो नहीं पा रही और उसकी वजह उनकी जिद है
और भारत की एरोगेंस है, लेकिन उसको छोड़िए, ऑन द फेस ऑफ इट इट्स अ गुड स्टेप कि इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो अपने वजीर खारजा को इस मीटिंग के लिए भेज रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि तकरीबन 9 साल के बाद ये विजिट जो है इस हाई लेवल पे इंडिया की तरफ से हो रहा है। अब अगर आप पैटर्न देखें तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये जो SCO काउंसिल हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग है वो अटेंड नहीं करते। पिछले अगर आप थोड़ा पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो आपको पता लग जाएगा, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ही जो है वो इंडिया की नुमाइंदगी करते रहे हैं। तो अगर उस पैटर्न को आप सामने रखें तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वही जो है पैटर्न अडॉप्ट किया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझ रहा था जिस किस्म के बयानात वहाँ से आ रहे थे कि मोदी साहब का तो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आएंगे, का बहुत मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने हालात में बहुत ही कशीदगी पैदा की उनके बयानात ने, इलेक्शन के दौरान भी और उसके बाद भी। हाल ही में पिछले 1 महीने में भी जो बयानात आए हैं मोदी साहब के और जयशंकर साहब के, तो वो पॉजिटिव तो कतई नहीं थे। तो मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि अगर वो इसको एक लो लेवल के ऊपर ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और वो कोई सिग्नल देना चाहते हैं, तो हो सकता है वजीर खारजा भी ना आए, किसी और मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया जाए। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन के बरक्स बहरहाल ये हुआ कि अब वो जयशंकर साहब यहाँ पर आ रहे हैं, तो उस हद तक तो ये अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो इस सिलसिले में कोई तवक्कुआत थी उसको पहले से उन्होंने डैश कर दिया है और उन्होंने कहा है कि इस किस्म की कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक मल्टीलैटरल फोरम के लिए जा रहा हूँ और कोई बायलैटरल जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई तवक्को ना रखी जाए कि कोई बातचीत वगैरह होगी या कोई आइस ब्रेकिंग होगी, जो कि आप कह रहे हैं। मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल है यही इंडिया का एटीट्यूड रहेगा। लेकिन साथ साथ ए वर्ड ऑफ कॉशन, ए कैविएट, वो ये है कि हम भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात में इतनी अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है कि हम कुछ कह नहीं सकते। हम 100% ये रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई इनकाउंटर नहीं होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। देखिए, मैं आपको इस सिलसिले में इस कॉन्टेक्स्ट गो के इंडिया ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया, और हम भी शायद ये तवक्को नहीं कर रहे, और ना मेरा ख्याल है हमारी तरफ से कोई पहल होनी चाहिए इस सिलसिले में, हमें ये मीटिंग नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन साथ ही जयशंकर साहब ने ये कहा कि आई विल बी सिविल एंड कर्टियस, आई एम ए कर्टियस पर्सन एंड आई विल बी सिविल। वो ये कहना चाह रहे थे कि वो जो एक्रोमनी एक हुई थी गोवा में हमारे दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान, उसके बारे में उनकी नदामत थी कि उस किस्म की बात वो नहीं करेंगे शायद। इस किस्म का उन्होंने एक इनडायरेक्ट रेफरेंस किया। तो आई होप सो ही विल स्टिक टू हिज वर्ड। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, जब मोदी साहब ने अनअनाउंस्ड विजिट किया था, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, तो वो कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि 24 घंटे पहले कि वो विजिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे इश्यूज तो बड़े थॉर्नी हैं। लेकिन अगर हो जाती है, जो रैशनल लोग हैं, जो सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए, इससे फायदा उठाना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को और बातचीत शुरू करनी चाहिए, पहल कर देनी चाहिए और उसको आगे लेके चलना चाहिए। बस देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया ने क्यों डिसाइड किया कि वो यहाँ आए? इंडिया ने डिसाइड ये इसलिए भी किया कि इंडिया, देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा, चीन का बड़ा SCO में बड़ा असर रसूख है, और चीन और हिंदुस्तान की इस वक्त जो है वो रंजिशें काफ़ी ज़्यादा हैं बॉर्डर इशू के ऊपर। तो वो ये नहीं चाहते थे कि ये मैदान जो है खुला जो है वो छोड़ दिया जाए चीन के हाथ में और रूस के हाथ में भी। रूस भी जो है वो चीन हिंदुस्तान के साथ जो पहले वाले ताल्लुकात थे, अब उस किस्म के ताल्लुकात नहीं हैं। रूस अब पाकिस्तान की तरफ देखता है। रूसी अब ये कहते हैं कि जो इंडिया जो है क्वाड का पार्ट बना है, क्वाड का हिस्सा बना है, अमेरिकी अलायंस जो है, अमेरिकी पार्टनरशिप जो है, उससे रूसी खुश नहीं है। तो इंडिया ये इट डिडंट वांट दिस फील्ड टू रिमेन ओपन टू चाइना एंड SCO। तो वो उसको वो भी पहलू जो है हमें सामने रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत उम्दगी से आपने इसका जवाब दे दिया। तो यानी भारत को भी एहसास है कि ये फोरम अहम है और इसमें कुछ अहम बातें डिस्कस होंगी। तो अगर मुख्तसरन आपके ख्याल में
वो कौन से चंद अहम बैनुल अक़वामी उमूर हैं जिन पर इस इजलास के दौरान जो है वो बातचीत की तवक्को की जा सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान का रवैया जो है, चूंकि उसने अमेरिका के साथ इत्तेहाद कर लिया है, तो वो उस नुक्ते नज़र से, उस प्रिज्म से इस सारी चीज़ को देखता है। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क है जो एससीओ की जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स होती हैं, एलामिया होते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें वो डीआरआई पे जो प्रोनाउंसमेंट्स होती है लीडर्स की, उसका वो हिस्सा नहीं बनता, बल्कि उससे बाहर रहता है। वो बीआरआई को अपोज करता है, वो सीपैक को अपोज करता है। तो ये एक इंडिया की पॉलिसी है जो कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उनके फायदे में नहीं है, लेकिन बहरहाल फिलहाल उनका ये सॉवरेन डिसीजन है। ठीक। देखिए, ये जो मीटिंग है ना, इसका जो पहलू है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, बजट ऑफ द एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, ये प्राइमरी फोकस होगा इस मीटिंग का। लेकिन क्लाइमेट। जाहिर बात है, इश्यूज लाइक टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग, ये चीजें जो हैं ये भी सामने आएंगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और जो इस वक्त देखिए, अगर मुझे नहीं पता कि किस हद तक रिफ्लेक्शन होगी जो बैनुल अक़वामी हालात हैं इस वक्त, जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है या यूक्रेन में हो रहा है, हो सकता है लाइमी में कुछ ना कुछ उस पर भी जो लीडर्स हैं कुछ कहना चाहें। चाहिए। वो तो हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर बात है अगर मल्टीलैटरल फोरम पे इस पे डिस्कशन नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ द मैंडेट व्हिच दिस मीटिंग हैज, then on the sidelines of course these issues will be discussed amongst leaders, और इनफॉर्मल भी होता है, डिनर्स भी होते हैं, बैंक्वेट्स भी होते हैं, उसमें भी ये डिस्कशन होगी। तो देखते हैं आपके जॉइंट स्टेटमेंट जो है बाद में क्या कहता है। बहुत शुक्रिया सर। आखिर में आपकी सिफारिशात हुकूमत के लिए, अगर आपका कोई मशवरा हो या आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ये कर रही है, और जो कराची में ये वाक़या हुआ है चीनियों के साथ, ये बड़ा ही एक अफ़सोसनाक वाक़या है, और इस किस्म के वाक़यात की इजाज़त हम नहीं दे सकते। सीपैक, चाइना के साथ ताल्लुकात हमारे जो हैं, हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। अगर इसमें कोई सिक्योरिटी गैप्स हैं, तो वो एक यानी कि पूरी हमें एम्फसिस के साथ इसको एड्रेस करना पड़ेगा। और अब ये मीटिंग होने जा रही है, यहाँ फौज डिप्लॉयड है। आई एम श्योर गवर्नमेंट इज, ऑफ कोर्स दिस इज रिसीविंग द टॉप मोस्ट अटेंशन ऑफ द हाईएस्ट अथॉरिटीज इन पाकिस्तान, आई नो दैट। लेकिन मेरा मतलब है कि इस सिलसिले में जो एसओपीज हैं वो फूल प्रूफ होने चाहिए, ताकि ये एससीओ समेत जितनी मीटिंग है रिलेटेड, ये सब खैर खैरियत से हो जाएं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का इमेज जो है वो इन्वॉल्व है। और चीनियों के लिए हमें खास तौर पर जो है अपने एफर्ट्स को रीडबल करना पड़ेगा। ये चीजें हम रोजाना नहीं होने दे सकते। नंबर 3, देखिए एससीओ की जो ये मीटिंग है, पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है। मैंने आपको कोशिश की थी इस प्रोग्राम में ये बताने की कि पाकिस्तान की क्या लेवरेजेस है। पाकिस्तान की लेवरेज जो है इसकी ज्योग्राफी है। पाकिस्तान की लेवरेज जो है इसका पोटेंशियल है एज अ ट्रेड एंड एनर्जी हब। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, रूस, चीन, सब आपकी तरफ देखते हैं। वो पाकिस्तान में इस्तेहकाम चाहते हैं, पॉलिटिकल इस्तेहकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, ये बहुत अहम है उनके लिए। इन्वेस्टमेंट यहाँ उस वक्त आएगी, बाहर के प्लेयर्स उस वक्त आएंगे जब यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होगा और माशी इस्तेहकाम होगा और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। उसमें बड़े गैप्स हैं अभी भी। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को जो हम जियो इकोनॉमिक्स पे एम्फेसिस देते हैं, पाकिस्तान को अब इस पोटेंशियल का पूरी तरह इदराक होना चाहिए हमारी अथॉरिटीज को, कि हम इनसे क्या ले सकते हैं। और इसके लिए जो हमारे सिस्टम्स हैं, अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसीज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, तो वो हमें एक क्रैश प्रोग्राम के जरिए हमें ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बड़ी अच्छी बात है, SIFC बन गया है, अभी एक सऊदी टीम आई हुई है। देखिए, ये फॉरेन प्लेयर्स जो हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान वास्ट मार्केट बिकॉज दे नो इट्स पोटेंशियल। उन्हें हमें हमारा पता है कि पाकिस्तान जो है एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान एक अहम मार्केट है। अब इससे फायदा उठाना तो हमारा काम है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो SCO की समिट है,
इसमें एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान की तरफ से मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान, whole of society, whole of the country is prepared to welcome our friends from the SU community, और वो यहाँ आए और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको एक्सप्लोर करें। ये मैसेज जो है हमारी तरफ से बड़ा स्ट्रांगली जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। पोटेंशियल तो नाजरीन है, और जाहिर है कि पाकिस्तान का इमेज, रेपुटेशन और हमारी जो तसलसल है पॉलिसीज़ का, वो बहुत अहम है। उसके लिए हमें सियासी तौर पर मुस्तहकम होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा मुल्क के मफाद की खातिर, और ये जो अमन आमा की सूरत हाल है इसको काबू में रखना पड़ेगा।